Hello students, welcome to the last part of this chapter. If you like the explanation, please share it with your friends and subscribe this channel to get more videos. Thank you. Now Karl Marx, 1818-1883. In the latter half of 19th century, a new school of thought arose, keeping in view of द न्यू थीसिस फॉर्मुलेटेड बाय कार्ल मार्क्स. कार्ल मार्क्स के टाइम पे एक न्यू थीसिस चल रहा था, दैट इज स्कूल ऑफ थॉट. स्कूल ऑफ थॉट मीन्स बहुत सारे लोगों का एक ही सेम ख्यालात होना, सेम चीज़ें सोचना, मतलब जो माइंड था उनका उनका फोकस एक तरफ होना, ऑब्जेक्टिव कोई भी सेम तरफ होना. अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, हिस्ट्री वॉज नॉट अबाउट एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़. उनके हिसाब से हिस्ट्री एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ के लिए नहीं था, ओनली फिजिकल नहीं रहता था. इट वॉज अबाउट लिविंग पीपल, मतलब सिर्फ लोगों के हिसाब से नहीं, वो एक लिविंग पीपल है. हिस्ट्री इज़ नॉट ओनली जस्ट एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, इट इज़ अ लिविंग पीपल. Human relationships are shaped by the fundamental needs of people and the ownership as well as nature of prevalent means of production to meet those needs. ह्यूमन नेचर तो ऐसा है कि जब भी जिसको जैसा ज़रूरत पड़ता है वो उसको वैसा यूज़ करता है. The accessibility of this means of different strata of द सोसाइटी मीन नॉट बी इक्वल. उनके हिसाब से जो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटा के लोग हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट लेवल के लोग हैं, वो एक साथ में नहीं रह पाते हैं. और मे बी नॉट, दे आर नॉट इक्वल, वो लोग इक्वल नहीं है सबकी नज़रों में. दिस इनइक्वालिटी कॉजेज अ डिवीजन ऑफ सोसाइटी इनटू क्लास लीडिंग टू क्लास स्ट्रगल. ये जो इनइक्वालिटी है वो सिर्फ एक अलग अलग क्लास में ही नहीं, मतलब लो लेवल और हाई लेवल, ये अलग अलग सिर्फ क्लास में ही नहीं है, वो अलग अलग क्लास के स्ट्रगल में भी है. जैसे अगर कोई बड़े लोग हैं, अमीर लोग हैं, तो उनको स्ट्रगल ज़्यादा करना नहीं पड़ता, पर जितने ही लो लेवल के लोग हैं, गरीब है बेचारे, कम कमा पाते हैं, कम पैसा है, उनको ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है. अकॉर्डिंग टू मार्क्स, ह्यूमन हिस्ट्री इज़ द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल. As the class that owns the means of production economically exploits. उनके हिसाब से जितने भी लोअर लेवल के लोग होते हैं, मतलब जितने भी गरीब लोग होते हैं, कम कमाने वाले लोग होते हैं, छोटे कास्ट के लोग होते हैं, उनको ये लोग एक्सप्लॉइट्स करते हैं. इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट्स करना मतलब अपने ज़रूरतमंद के लिए यूज़ करना. जैसे इफ़ आई एम ओनर ऑफ एनी कंपनी, मैं कोई भी एक कंपनी चला रही हूँ, तो इफ़ सम पीपल आर वर्किंग इन अंडर मी, 95% or more than 80% I will get the benefit, but in that 20% I will give the salary to them. मतलब उनको सिर्फ 20% ही दे रहे हो, पर मेरा ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है और उनका कम, बट दे आर हैप्पी इन दैट. बट इकोनॉमिकली अगर देखा जाए तो हम लोग उनको एक्सप्लॉइट करते हैं. द रेस्ट ऑफ द क्लासेस, दास कैपिटल, अ treatise written by him is the most referred book all over the world. उन्होंने एक बुक लिखा था, दैट इज़ दास कैपिटल. वो बहुत ज़्यादा ऑल ओवर द वर्ल्ड फेमस हुआ था बुक. उनका फेमस बुक है दास कैपिटल. नाउ एनएल स्कूल. एट द onset of the 20th century, a new school of historiography arose in France, which is known as एनएल schools. एक फ्रांस में स्कूल बनाया गया था, दैट इज़ नोन एज एनएल स्कूल्स. एनएल स्कूल्स गेव अ न्यू डायरेक्शन टू हिस्ट्री राइटिंग. It was recognized now that history is not only about the political events, kings, great leaders, and accordingly politics, diplomacy, and wars, but also about the climate, local people, agriculture, trade, technology, means of communication, social division, and their collective psychology, etc. In the historical times, the annal school was started by फ्रेंच हिस्टोरियंस. एनएल स्कूल चालू हुआ था बाय फ्रेंच हिस्टोरियंस. एक फ्रेंच का हिस्टोरियन था, उन्होंने ये स्कूल चालू किया था. और उनके हिसाब से कि हिस्ट्री का पढ़ना, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ
ग्रेट किंग, लीडर, वॉर और उनके बारे में ही पढ़ा जाए। हिस्ट्री अगर हमें पढ़ना है तो हिस्ट्री में क्लाइमेट, लोकल पीपल, एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी के बारे में भी हम पढ़ सकते हैं। फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी। Feminist historiography means the reconstructing of the history from the perspective of women. The writings of Simone de Beauvoir helped in establishing the fundamentals of feminism. Simone de Beauvoir उन्होंने लिखा था, एस्टेब्लिश किया था, दैट इज़ फंडामेंटल ऑफ फेमिनिज्म। फेमिनिज्म के बारे में उन्होंने बताया था इसमें। शी वॉज फ्रेंच, वो भी फ्रेंच के ही थे। द फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी एम्फोसाइज नॉट ओनली ऑन द इंक्लूजन ऑफ वुमन इन हिस्ट्री बट ऑल्सो ऑन द रीथिंकिंग ऑफ द मेल डोमिनेटेड पर्सपेक्टिव ऑफ हिस्ट्री। उनके हिसाब से सिर्फ वुमन के बारे में ही पढ़ना ज़रूरी नहीं है, मतलब इसमें ये भी बताया गया था कि मेल के डोमिनेटेड पर्सपेक्टिव हम लोग क्यों पढ़ा जाए। इट ड्रॉव हिस्टोरिकल रिसर्च टू फोकस इन डेप्थ ऑन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ वुमेन्स लाइफ सच एज their एम्प्लॉयमेंट, their रोल इन ट्रेड यूनियन इंस्टीट्यूशन, वर्किंग फॉर their causes, their फैमिली लाइफ एक्सेट्रा। इसमें सिर्फ ये नहीं बताया गया था कि वुमेन्स ने क्या किया है या फिर उनके हिस्टोरिकल क्या चीज़ें, उनको ये भी उनके हर एक एस्पेक्ट के बारे में बताया गया है कि वुमेन क्या करती है, क्या जॉब करती है, दैट इज़ ट्रेड यूनियन इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग। उनकी फैमिली लाइफ के बारे में भी बताया गया है। In the historical writings after 1990, women were portrayed as an independent social class. In the historical writing 1990 में historical writing हुआ था, according to that women are portrayed as an independent social class, मतलब उनको independent social class का एक अलग दर्जा दिया गया था। Michael Foucault, 1926 to 1984. The French historian of the 20th century, Michael Foucault, brought forth a new concept in historiography. उन्होंने एक नया concept historiography में लेके आया था। He is in his book Archaeology of Knowledge argued that the prevailing practice of arranging historical event in chronological order is not right. उन्होंने एक बुक लिखा था दैट इज़ आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, उसके अंदर इस टॉपिक पे दिया था कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इज़ नॉट राइट, मतलब हमेशा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स पे ही लिखना इज़ नॉट राइट। He drew attention to the fact that archaeology does not strive to reach the ultimate historical truth but attempts to explain various transition in the past. उनके हिसाब से आर्कियोलॉजी जब हम लोग पढ़ते हैं तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स को ही पढ़ना ज़रूरी नहीं होता है, उनके बारे में एक्सप्लेन वेरियस ट्रांसिशन इन द पास्ट में और भी कितने सारे ट्रांसिशंस हुए हैं उसको भी एक्सप्लेन करता है। Foucault felt that explaining the transition in history is more important. उनके हिसाब से हिस्ट्री में ट्रांसिशन को ज़्यादा एक्सप्लेन करना इज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मतलब सिर्फ एक मुद्दा उठा के उसी पे बैठे रहना, मतलब सिर्फ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ही देखना कि भाई इसके बाद में ये हुआ, उसके बाद में ये हुआ, बट वो कैसे हुआ, क्या हुआ, उसका डीप नॉलेज लेना इज़ इम्पोर्टेंट। ही कॉल्ड हिज मेथड द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज। उन्होंने इस मेथड को नाम दिया था दैट इज़ द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज। Foucault subjected the so far unacknowledged areas by historians such as psychological disorders, science of medicine, prison administration etc. to historical analysis. उन्होंने historical analysis करने के लिए बहुत ज़्यादा अलग अलग लोगों से बात की, जैसे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के लोगों से और मेडिसिनल प्रिजन, जितने भी, मतलब उनको एक एक्सपांड करना था, उनको नॉलेज ज़्यादा गेन करना था टू एनालाइज हिस्ट्री।
Thus, the scope of historiography kept continuous expanding. Writing of histories of various subjects like literature, architecture, sculpture, drawing and painting, music, dance, drama, film and television एक्सेट्रा केम इनटू प्रैक्टिस। जैसे ही उन्होंने फैकल्ट ने जब ये चीज़ें स्टार्ट किया कि ये चीज़ एक्सपांड होनी चाहिए, सिर्फ क्रोनोलॉजिकल के बारे में, उनके सीक्वेंस के बारे में सिर्फ वही सारी चीज़ें पढ़ना ज़रूरी नहीं है, हमें ये चीज़ें एक्सपांड करनी चाहिए। और भी बहुत सारी नई चीज़ें दुनिया में आई है, उसका भी हमें हिस्ट्री समझना चाहिए और उसको एनालाइज करना चाहिए। तो बाकी की जैसी चीज़ें स्कल्पचर, ड्राइंग, डांस, ड्रामा, फिल्म, ये सारी चीज़ें कैसी आई, क्या हुई, उसका भी नॉलेज हर इंसान को होना चाहिए। और इसके बाद में इन सारी चीज़ों पे प्रैक्टिस करना चालू किया गया। This chapter is over now. Please do like, share and subscribe, my children.